हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम लोग प्रिज्म। क्या पढ़ेंगे? ये क्या देख रहे हो आप लोग? डायमंड। क्या ये कोहिनूर है? ये क्या है बच्चों? कोहिनूर है ये बच्चों। इसे कहा जाता है प्रिज्म। इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रिज्म। अगला चैप्टर हमारा फिलहाल यही है। चिंटू अपने परिवार के साथ कुत्ती पकड़ लो। अध्याय 3 प्रिज्म। ठीक है, चलो बच्चों प्रिज्म को समझिए। हमारे सामने जो प्रिज्म है, जिसमें आपको कुछ चीजें समझनी है और कुछ क्या लगभग सारी चीज इसी के बारे में पढ़ना। देखो प्रिज्म आप देख रहे हैं सामने से आपको जो दिखाई दे रहा है वो एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। इसे हम लोग कहते हैं मुख्य परिच्छेद। ये सामने का पूरा तल क्या कहलाता है? मुख्य परिच्छेद कहलाता है बच्चों। ठीक है, इसमें ये अगर मैं इसको हथेली पे रख दूं तो जो तल मेरे हाथ पे रखा गया उसे बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? एक टेढ़ा सा यहाँ तल दिख रहा है, एक टेढ़ा सा यहाँ सरफेस दिख रहा है। दो सरफेस दिखाई दे रहे हैं बच्चों। कितने सरफेस? दो सरफेस दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं अपवर्तक तल। इस सरफेस को क्या कहते हैं मेरे बच्चे? एंड ये अपवर्तक तल एक कोण बना रहे हैं। दोनों अपवर्तक तल मिल करके यहाँ मेरे बच्चे देखो आप लोग ध्यान से, तो यहाँ एक कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस कोण को कहा जाता है मेरे बच्चों प्रिज्म कोण या मुख्य कोण या अपवर्तक कोण। आई बात समझ में? इसे कैपिटल ए से लिखते हैं। अब देखो बाबू, प्रिज्म का काम क्या है? सामान्यतः अगर सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरण को, किसको? सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरण को अगर हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो जितने विजिबल रंग सूर्य में पाए जाएंगे, और वो 7 पाए जाते हैं, 7 प्रिज्म से बाहर निकल जाते हैं। आई बात समझ में? अगर हम लोग सूर्य की किरण को, जो श्वेत प्रकाश की किरण है, प्रिज्म के एक सतह पर गिराएंगे। अच्छा, ये मुख्य परिच्छेद मेरे सामने और आपके सामने जो तल पड़ रहा है उस तल से किसी प्रकार का कोई वर्ण विक्षेपण जैसी प्रक्रिया नहीं होगी। 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया केवल इस तल से या इस तल से होगी। ये अपवर्तक तल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे? अपवर्तक तल कहलाते हैं। आगे बात समझ में? तो प्रिज्म का काम क्या है? सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरण को अगर हम प्रिज्म पर गिराएंगे तो दूसरी साइड से सूर्य में जो 7 विजिबल रंग है वो सारे के सारे रंग विभक्त होकर के बाहर निकल जाते हैं। आई बात समझ में? एंड फिलहाल हमें अभी वर्तमान समय में एक रंग का इस पे कैसे अपवर्तन होता है वो चीज समझना है। तो हमारे पास है एक लेजर है, ये है लेजर हमारे पास। क्या बच्चों? लेजर है ये हमारे पास एक लेजर है। चलो यहाँ आप लोग समझिएगा, बोर्ड पे ये पॉइंट फोकस हो रहा है। चलो ये मैं हिलाऊंगा डुलाऊंगा नहीं, लगभग प्रयास करूंगा स्थिर हो जाए। चलो ठीक है, देखो ये वहां पे है ना बच्चे, एंड इसके मार्ग में मैं प्रिज्म ला रहा हूं। अभी देखना वो पॉइंट तुरंत कहां चला जाएगा। देखो कहां चला गया, देख रहे हो? अच्छा, वहां दिख रहा है आप लोगों को? अब दिख रहा है? बत्ती बंद करो। अब कैसा कह रहे हो? दिख रहा पॉइंट? तो चलो दिख रहा बच्चों? ठीक है, वहां दिख रहा सबको? एंड देखो मैं जैसे इसके मार्ग में प्रिज्म लाऊंगा तुरंत उसका देखो कहां से लगेगा? आ गया? मैं देखो इसको प्रिज्म हटा रहा हूं, कहां फोकस हुआ? और मैं प्रिज्म लिया इसके मार्ग। देख रहे हो? इससे कहते हैं विचलन होना। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? विचलन होना। इसे क्या कहते हैं? विचलन होना। इसे क्या कहते हैं बच्चों? विचलन होना। चलिए फिर से समझेंगे विचलन क्या है। यही एक कोण बनता है, विचलन कोण जिसे कहते हो। ठीक है, अभी देखो विचलन कोण कैसे समझेंगे हम लोग, पहले ये समझो। देखो ये प्रिज्म की, ये देखो अभी प्रिज्म नहीं है मार्ग में, किरण वहां जा रही है, एंड इसके मार्ग में मैं ये डाल दिया प्रिज्म। देखो किरण कहाँ आ गई? बोर्ड पे नीचे आ गई ना। अब वहां है किरण, मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है? मुड़ रही है ना। अब किरण जो मुड़ रही है उसको समझो ध्यान से। जब हमने टॉर्च बिना प्रिज्म के जलाया था तो यहां जाकर के पॉइंट हो रहा था, प्रिज्म रख दिया तो यहां पॉइंट हो रहा ना। इसको ऐसे पीछे मिलाओगे तो प्रिज्म यहीं मिलेगा। इसका मतलब यहां एक ऐसे एंगल बन रहा है, इसे कहा जाता है विचलन कोण। क्या कहा जाता है? विचलन कोण का मतलब ये है, ये अपने मार्ग में ऐसे जा रही थी तो प्रिज्म से जब निकलने लगी तो कितना डिग्री कोण पे झुक गई। आई बात समझ में? वो बताता है हमको विचलन कोण के बारे में। ठीक, तो अब चलिए समझेंगे हम लोग बच्चों। चिंटू इधर अपने फैमिली के साथ।
व्हाइट पेज लेकर के आओ, व्हाइट पेज लेकर आ जाओ जल्दी आ यार। चिंटू तुम यहाँ खड़े हो जाओ। अरे ठीक है चलो चलो। देखो गाइज वी हैव टू समथिंग। देखो ये किरण फिलहाल अभी यहाँ पे ऐसे मैंने इसको यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ फोकस किया हूँ, वहाँ दिख रहा है ना सब लोग? अरे कैमरे में नहीं दिख रहा ना, वो साइड कैमरे का डिस्प्ले छोटा है। यहाँ देखो तुम लोग फालतू बात करते हो। देखो किरण यहाँ भी ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, ठीक जा रही है। चिंटू मैं इसके मार्ग में प्रिज्म लगा रहा हूँ। देखो अभी इस किरण को तुम उसमें लाओ, पर्दे पे लाओ। देखो वहां गई और आगे आओ चिंटू, आओ और आगे आओ, टेढ़ा करो। दिख रहा है आप कैमरे में? ठीक है, पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग। एक काम करो, ऐसे नहीं दिखेगा, रुक जाओ जस्ट अ सेकंड गाइस। देखो इस धुएं को ऐसे से तुम करते रहना, ठीक है? कि चारों तरफ ऐसे धुआं मचे। चलो एंड यहाँ नीचे से तुम बैठ करके करो इसे। हाँ ऊपर और ऊपर करो और हाँ देखो देखो समझो। देखो अब किरण दिखाई दे रही होगी, ठीक? अब मजा आएगा। कैमरे में आ रहा है? किरण मेरी आ रही है? ये बबुआ और ऊंचे दिख रहा है? हाँ आ रहा है ना? ठीक, वेरी गुड। चलो बच्चे देखो, अभी जो चीज मैं पढ़ाऊंगा उस चीज को मैं यहाँ लाइव दिखा रहा हूँ। हाँ भाई और दिखाओ। हाँ ठीक। अरे यार गाइस गाइस कम हियर। देखो तो सब लोग ये किरणें दिखे, यही हाँ यही करो। देखो ये किरण अभी ऐसे जा रही है, ठीक जा रही है, और इस पूरी किरण कैसे यहाँ से वहां तक लेके जा भाई। सुन बता, हाँ 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 बस कंटिन्यू ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे बस। दिख रहा है? ठीक। और मैं चिंटू फोकस करना। अरे यार रुक जाओ एक मिनट, दाएं वाली चल, दाएं वाली चल, दाएं वाली ले जा तू। देखो हाँ हाँ देख दिखाई दे रहा है? देखो हाँ पहले वहां पूरा दिखा दो किरण को। दिख रहा है? कौन आया कि तू मार रहा? रुक जाओ ऐसे धीरे से ना, तो यही रखो। अरे यार ए नीचे नीचे बैठ के करो, नीचे यहाँ देखो यहाँ पूरा दिख रहा है तो नीचे बैठ। बत्ती जल रहा है क्या? नहीं जल रहा, ठीक। अभी थोड़ा सा ऊपर करो। हाँ अभी धुआं से आएगा तो परेशान मत हो। या अब आ रहा है मस्त? ठीक ठीक। ओके गाइस आप लोग किरण को देखिएगा इस किस तरीके से विचलन होता है। देखो सारी की सारी किरणें दिखाई दे रही है एग्जैक्टली। यहाँ देखो यहाँ पूरा परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से कह रहे हैं। जो एक कोई आ रही है किरण हो जाता है ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कैमरे में पूरी चीज आ रही है? नहीं सर। अब आ रही है जी सर। अब यही चीजें हमें पढ़नी है मेरे बच्चों। देखो ये किस तरीके से एक प्रिज्म। अच्छा मैं किरण को देखो कैसे मुड़ रही है, हर किरण देखो। दिख रहा है तुम लोग को? कैमरे में देखो यार मुड़ रहा है, ठीक। तो ये है मेरे बच्चों प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, यही हम लोग पढ़ेंगे। अब है देख रहे हो? पहले यहाँ देखो, पहले तल से देखो कुछ परावर्तन हो जा रहा है और कुछ भाग अपवर्तन होकर के उस साइड में जा रहा है। अब उधर दिखा एकदम दिख रहा है बढ़िया कैमरे में, कोई दिक्कत नहीं? ओके गाइस चलिए शुरू करते हैं। हम बुझा दो, लगा दो कैमरे में, चार दो चार कैमरे में चालू कर। और धुआं ही धुआं, कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। चलो अब देखो, अब वही जो चीज आप लोगों ने भी देखा है ना उस चीज को समझो कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। प्रिज्म समझ में आ गया? प्रिज्म समझ में आ गया बच्चों? चलिए शांत रहेंगे, शांत रहेंगे। देखो 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 शांत रहो, देखो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म कांच का एक समांगी पारदर्शी माध्यम जिसके ये दो तल अपवर्तक तल कहलाते हैं। क्या कहलाते बच्चों? अपवर्तक तल। ये दोनों कैमरा चालू रहा? हाँ नहीं बुद्धिमान बनी तो वो उसी में रख करके वो। हाँ देखो देख समझो। ए बच्चे शांत, इधर ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। ये प्रिज्म है मेरे बच्चे, ये क्या है? प्रिज्म है। इसका मुख्य परिच्छेद है, इसका नाम है ए, इसका नाम है सी। ध्यान से समझो, अभी जो चीज दिखा है वो वही चीज यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ।
इसको क्या कहोगे? अपवर्तक तल। ये क्या है? आधार है। यहाँ कौन सा कोण? यहाँ कौन सा कोण? कुकुर लोग मुख्य कोण या अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण। इसको किससे शो करते हैं? कैपिटल ए से शो करते हैं। अब ध्यान देना, मैंने जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण को भेजा था ऐसे, तो इसमें अपवर्तन ऐसे हुआ, फिर ऐसे निकला था कि नहीं निकला? अभी ये चीज पढ़ा है ना? ठीक है। अब चलिए, तो इसमें हमें समझना है कि प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन समझना है मेरे बच्चों। तो चलिए समझ लेंगे इसको कि प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस विधि से होता है, कैसे होता है। सबसे पहले प्रिज्म की परिभाषा क्या है? प्रिज्म कांच का एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम है, ये आर पार इससे देखा जा सकता है। चलो, ये प्रिज्म ऐसे आर पार इसमें देखा जा सकता है बच्चों, और ये समांग है, पूरी तरीके से एक ही प्रकार के मटेरियल से मिलकर के बना है, पूरे हिस्से का अपवर्तनांक एक ही है। और बबुआ, ये दोनों तल कहला रहे हैं अपवर्तक तल, ये एंगल कहला रहा है यहाँ पे प्रिज्म कोण। ठीक है, अब देखो प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। शांत हो जाए, बतूला तुरंत का देखो। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, चलो आत्मा उखमज हो तुमने। चलो अरे यार देखो देखो, टाइम वेस्ट कर। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे? मान लिया हमारे पास एक प्रिज्म है बच्चों, तो मानना क्या है? हमारे पास तो ओरिजिनल है, अमीर है लोग भाई, अमीर है कि नहीं है? ये नाम दे दिया A B C, ये एक प्रिज्म हो गया। ठीक है, तुमने बोलो बंद करो कि नहीं? ये एक प्रिज्म है। अब देखो ध्यान से समझो, ये AB हमारा मेरे बच्चों क्या है? ये हमारा अपवर्तक तल है। AC क्या है? ये भी अपवर्तक तल। और ये नीचे रख दिया तो उसको आधार कहोगे। ऐसे एका घुमा दे तो हाई ऊपर चली गए, हाई दोनों ऊपर चली गए, तो ये दोनों अपवर्तक हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? और देखो ध्यान से समझो, इस पर हमने भेज दिया एक प्रकाश की किरण, इसका नाम है PQ। क्या नाम है बच्चे? हमने भेज दिया PQ को। PQ गिरा। अब देखो, तो सबसे पहले यहाँ सरफेस पर खींच दिया एक अभिलंब। ये क्या है मेरे बच्चे? अभिलंब है। इस अभिलंब का कुछ नाम दे देते हैं, तो यहाँ नाम दे देंगे इसका E, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं A, और इसका नाम दे देते हैं F। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बाबू एक बात बताओ, बाहर वायु था, अभी यहाँ जब लिए थे, तो यानी ये वायु है और ये कांच है, तो कांच सघन होगा कि नहीं होगा? और जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है कि नहीं झुकती? तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखो अभिलंब की ओर क्या हुई? झुक गई मेरे बच्चों। ये अभिलंब की ओर क्या हुई? झुक गई, और झुक करके किस पृष्ठ पे चली गई? AC पर। अब AC पर भी मेरे बच्चे ये है एक अभिलंब, ये AC पर क्या है? अभिलंब। AC पर क्या है? अभिलंब है। अब ध्यान दीजिए, इस अभिलंब का नाम दे देते हैं PQR। ठीक, यन डैश लिखो इसको। ये दूसरा अभिलंब है। अब की बार सघन से विरल में आ रही है, तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है तो अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। देखो अभिलंब से दूर हटेगी कि नहीं हटेगी? इस तरीके से प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन होता है। कोई दिक्कत? तो ये रहा बच्चों प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन। एक किरण है PQ आपतित, एंड QR कौन सी किरण है? अपवर्तित। RS ये प्रिज्म से निकलने वाली, बाहर जाने वाली किरण, जिसे हम लोग कहते हैं निर्गत किरण। क्या कहेंगे बच्चों? निर्गत। देखो ध्यान से समझोगे बच्चों, ये देखो ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इनके बीच का कोण आपतन कोण I मान लिया। ठीक, एंड ये निर्गत किरण है, माने अपवर्तित किरण है, और ये अभिलंब है, इनके बीच का कोण अपवर्तन कोण R मान लिया। कोई दिक्कत? ठीक है बाबू, देखो अब बहुत ध्यान से यहाँ कंटेंट को समझो। अब मैं पृष्ठ AC के लिए बात कर रहा हूँ। अब तक मैं किस पृष्ठ के लिए बात कर रहा था? तो AB के लिए PQ कौन सी किरण थी? आपतित। QR कौन सी किरण थी? अपवर्तित। कौन सी किरण थी? अब मैं किस पृष्ठ के लिए बात कर रहा हूँ? AC पृष्ठ के लिए। जो ये QR है, क्या है? ये कौन सी किरण है? आपतित। अरे यार, AB से वो निर्गत हुआ, तो AC के लिए वो आपतित नहीं हो गया, तो ये हो गया आपतित किरण। आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण। यहाँ आपतन कोण को मैं लिख रहा हूँ मेरे बच्चे R डैश से। अभी थोड़ी देर बाद इसका कारण मैं समझा दे रहा हूँ। अब देखो, और ये निर्गत किरण है,
यानी इस पृष्ठ से अपवर्तित होकर के बाहर निकल रही है, यानी ये अपवर्तित किरण कह लो या निर्गत किरण कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पृष्ठ AC के लिए RS कौन सी किरण है? निर्गत किरण या अपवर्तित किरण। ये क्या है? अभिलंब। इसके बीच का कोण अपवर्तन कोण, इसको मैं लिख रहा हूँ I'। कोई दिक्कत? समझ में आया? ठीक है बाबू, ये देखो ध्यान से समझो, ये आपतित किरण है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? आगे बढ़ा रहा हूँ इसे। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? इसे आगे बढ़ा रहा हूँ। एंड ये निर्गत किरण है, इस निर्गत किरण को मैं क्या कर रहा हूँ? पीछे बढ़ा रहा हूँ। तो मेरे बच्चे दोनों एक दूसरे को यहाँ बिंदु D पर काट रहे हैं कि नहीं काट रहे? तो यहाँ इन दोनों के बीच एक कोण बन रहा है, उससे कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं उसको? विचलन कोण कहते हैं मेरे बच्चे। एंड विचलन कोण को हम लोग लिखते हैं डेल्टा से, इस सिंबल से। ये है R, ठीक है? किससे लिखते हैं? डेल्टा। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ गई? विचलन कोण अभी जो मैंने बताया था, किरण ऐसे जा रहा था, फिर इसमें लगा दिया था, तो यहाँ के बाद ये ऐसे मुड़ जा रहा था ना, तो यहाँ जो कोण बन रहा था इसी को हम लोग कह रहे हैं विचलन। अगर समझ में? ये देखो मजवा है, जरा आप चौकाओ जरा बढ़िया। बता क्यों बुझ गया हो? बाउस से क्या देखो, अब देखो मेरे बच्चे, ये बिंदु D है, ये कौन सा बिंदु है? D, ठीक है? अब चलिए ध्यान से समझेंगे। इस तरीके से एक प्रिज्म में किसी एक वर्णी माने एक रंग का जगह अगर हम प्रकाश भेजते हैं तो इस तरीके से प्रिज्म में अपवर्तन होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? अपवर्तन होता है। चलिए बच्चों, अच्छा हाई टोटल एंगल मान लेते हैं कैपिटल A है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिज्म कोण। क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। अब देखो, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी n तथा विचलन कोण यानी डेल्टा m में संबंध बोर्ड में डेरिवेशन खूब पूछा जाता है मेरे बच्चे। देखो रिलेशन समझेंगे। डेल्टा m क्या है? सबसे पहला प्रश्न है। तो बबुआ लोग एक बात बताओ, हाई विचलन कोण है ना, वो विचलन कोण है ना, अगर मैं प्रिज्म पर आने वाली किरण को अलग अलग डिफरेंट एंगल पर भेजूं तो ये पूरी तरीके से संभव है कि एक ऐसी परिस्थिति जरूर होगी जिस परिस्थिति में विचलन कोण का मान सबसे कम होगा, जिस परिस्थिति में विचलन कोण का मान सबसे कम होगा। तो जिस कंडीशन में हमारा विचलन सबसे ज्यादा कम होता है उसी स्थिति में कहते हैं उसको डेल्टा m यानी अल्पतम विचलन कोण। तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा अल्पतम विचलन कोण में हमें क्या देखना है? संबंध देखना है बच्चों, ठीक है? चलिए सबसे पहले रिलेशन देखने के लिए आपको बहिष्कोण का प्रमेय लगाना है। क्या लगाना है? मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा कचर मचर ज्यादा हो गया, मैं बाहर निकाल देता हूँ तो ज्यादा समझ पाएंगे आप लोग। देखिए ये बिंदु A है, ये बिंदु R है, ठीक है? अरे इसको हटाइए यार, सीधा Q लिखते हैं इसको, ठीक? Q है, P है, R है, S है एंड बीच में ऐसे एक किरण है। हे बाबू ध्यान से समझो, भाई R है, हाई टोटल कितना है? तो हाई टोटल कितना होगा? I ही तो होगा। अगर ये I है, ये R है, तो हाई कितना हो गया बच्चे? I माइनस, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ठीक है। और बबुआ ये E है, ठीक? हाई D और N है, ये N डैश, कोई दिक्कत नहीं। बाबू ध्यान से, हाई टोटल बच्चे कितना है? I डैश है, तो हाई टोटल कितना होगा? और हाई कितना लाला? R डैश, तो ये कितना बचा? I डैश माइनस, कोई दिक्कत? और बाबू है यहाँ देखो, इसके बीच एक कोण बना था डेल्टा m, अभी डेल्टा मान लो उसको, डेल्टा m ना मानो, डेल्टा मानो, विचलन कोण जो है कि नहीं वहां पे, ठीक है? अब यहाँ तुम शांति से देखोगे तो एक त्रिभुज तुमको ऐसे नजर आएगा। मैं बिंदु पॉइंट यहाँ दिखा रहा हूँ, Q R D, ये विचलन कोण है। ये कितना आया था अभी? I माइनस, ये कितना आया? I डैश माइनस, ये वाला मैं इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ जिसको मैं रंग रहा हूँ, ठीक है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। कितना बना था वहां पे? इस त्रिभुज में ये बाहर का कोण है कि नहीं है, और ये दोनों अंदर के कोण है कि नहीं है? बहिष्कोण प्रमेय से चलो सबसे पहले। त्रिभुज QDR में, QDR में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से। चलिए अगर मैं बहिष्कोण प्रमेय के बारे में बात करूं तो बाहर का कोण कितना बच्चों? इसका मान अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होगा। अंदर के दो कोण है I माइनस R और प्लस I डैश माइनस R डैश। बच्चों देखते रहना, फोन आएगा तो बताऊंगी, ठीक है? ऐसा तो नहीं आ गया आपको?
हाँ एक कॉलम है। चलिए ये हो गया मेरे बच्चे, आई आई को एक तरफ, आर आर को एक तरफ। हे नचनी हवा यार आते हैं। बंद करो जी, लाइट बंद। देखो चलो ध्यान से समझे आप। आई आई को एक साइड, आर आर को एक साइड कर, तो आई प्लस आई, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, आर प्लस, कोई दिक्कत नहीं। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 1 मेरे बच्चे। बन गया समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद लल्ला हमें देखना है, यहाँ पे दिख रहा है एक चतुर्भुज, उस चतुर्भुज को मैं बाहर दिखा रहा हूं। देखो E Q R A दिखा सबको? क्या दिख रहा है बाबू? है दोनों एंगल 90-90 का है। यहाँ कितने डिग्री का है? 90। कैसे 90 हो गया बाबू? ये अभिलंब है ना, ये तल पे ये अभिलंब है, तो अभिलंब 90 डिग्री का होता है। तो यानी ये दो एंगल 90-90 के हो गए बाबू। ये भी बचा है A और ये एंगल बचा E। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 होता ना। चलो मैं वो चतुर्भुज ले लेता हूँ। चतुर्भुज Q A R E में, चलो ध्यान से, ये दो कोण 90 डिग्री के हैं, माने 180 कोण हो गया। अब ये दोनों बचा, तो इन दोनों का योग जाहिर सी बात है 180 होगा कि नहीं होगा? होगा, तभी जाके 360 बनी ना। तो हो जाएगा मेरे बच्चे वहां से कोण A प्लस E बराबर कितना? 180। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया बाबू? यहाँ आपको एक त्रिभुज दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान से मैं नेमिंग कर रहा हूँ, नेमिंग से त्रिभुज थोड़ा समझिएगा। E Q R, ये एंगल R है, ये R डैश है एंड ये E है। दिखा वहां सबको? उस त्रिभुज में 3 कोणों का मान ले लो। चलो देखो त्रिभुज Q R E में 3 कोण कितने हो गए? R प्लस R डैश प्लस E बराबर 180। 3 कोणों का योग 180 होता है कि नहीं होता? इस त्रिभुज में एक कोण R है, दूसरा R डैश है, तीसरा इसको मैंने E से लिख दिया है। तीनों का योग 180 होगा कि नहीं होगा? हो गया। समीकरण 2, समीकरण 3, इनका एक साइड बराबर है, दूसरे का ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। चलो बराबर कर लेते हैं। तो A प्लस E बराबर R प्लस R डैश प्लस E। कोई दिक्कत? E से A बराबर R प्लस, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 4 बन गया। समीकरण क्या बन गया? 4 बन गया। अब बच्चे अगर प्रिज्म की अल्पतम विचलन की स्थिति आ जाए, अल्पतम विचलन का माने का कि जो कोण मुड़ रही थी वो सबसे कम मुड़े, प्रिज्म से निकलने वाली जो किरण मुड़ रही थी बहुत छोटे से कोण पे मुड़ जाए, तो अगर ऐसा हो जाएगा बबुआ, तो ऐसे परिस्थिति में हमेशा याद रखना कि ये वाला कोण उसके बराबर हो जाता है और ये कोण इसके बराबर हो जाता है। आई बात समझ में? अभी बराबर दिखाने के लिए मैंने उसको आई डैश से लिखा था, मैं उसको किसी अदर से भी लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बाबू देखो, अल्पतम विचलन की स्थिति में, यानी वह परिस्थिति प्रिज्म में आ जाए जिस परिस्थिति में हम प्रिज्म पर कोई प्रकाश की किरण डालें तो सबसे छोटे से कोण पे मुड़ करके बाहर निकले, बहुत ज्यादा ना मुड़े। जैसे से यहाँ प्रिज्म है, मैंने एक किरण भेजा तो एक तो यहाँ चला गया, एक तो ऐसे गया, एक तो ऐसे गया, बहुत बारीक सा मुड़ा, मतलब ऐसे जा रहा था, प्रिज्म नहीं है तब, और प्रिज्म लगा दी तो बस इसे तरीका बारीक सा मुड़ गया। तो ये अल्पतम विचलन कोण है कि उससे ज्यादा कम मुड़ ही नहीं सकता है, ठीक है? उससे ज्यादा तो मुड़ जाएगा लेकिन उससे कम प्रिज्म से बाहर निकलते समय नहीं मुड़ेगा। आई बात समझ में? वो अल्पतम विचलन की स्थिति में बच्चे, एंड अल्पतम विचलन की स्थिति में आई का मान आई डैश के बराबर हो जाता है तथा आर का मान आर डैश, और डेल्टा की जगह पे हम लोग प्रयोग करने लगते हैं तो क्योंकि वो अल्पतम विचलन की स्थिति बतानी होती है। अब चलिए ध्यान से समझेंगे। समीकरण 4 उठा लो। समीकरण 4, समीकरण 4 में आर डैश की जगह पे तुम क्या ले सकते हो? आर ले सकते हो ना। तो ये हो जाएगा ए बराबर आर प्लस आर। ए बराबर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? या आर बराबर क्या हो जाएगा? ए बाई 2। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? जी सर। तथा अब समीकरण 1 उठा लो। समीकरण 1 से ध्यान से समझना बच्चों, डेल्टा की जगह पे क्या लिखेंगे? बराबर आई प्लस आई डैश, तो आई प्लस आई हो जाएगा ना, माइनस आर प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? ठीक। एंड यहाँ हो जाएगा डेल्टा एम इज इक्वल टू 2i माइनस
2r। कोई दिक्कत बाबू? यहां से देखो 2r का मान कितना है? a रख लो। डेल्टा m बराबर 2i माइनस a, इसको जब पक्षांतर कर दिया तो डेल्टा m प्लस a बराबर 2i, या i बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा m प्लस a बाई 2। ये i और r का मान मिल गया। अब जब i और r का मान मिल गया मेरे बच्चे, तो स्नेल का नियम लगा देना। क्या लगाना? स्नेल के नियम से प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन i बटे साइन r। कोई दिक्कत? अब देखो साइन i और साइन r का मान रखो। देखो चलो देखो, n इज इक्वल टू साइन i की जगह पे हम क्या ले सकते हैं? डेल्टा m प्लस a बाई, यही तो i का मान निकला है, बटे साइन r की जगह पे यही है मेरे बच्चों प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक तथा अल्पतम विचलन कोण में संबंध। स्टेप समझो कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप तुम्हारा यही है कि फर्स्ट स्टेप में बहिष्कोण का प्रमेय लगाना, और बहिष्कोण के प्रमेय लगाने से तुम्हें डेल्टा मिलेगा। ठीक, सेकंड स्टेप में चतुर्भुज, सेकंड स्टेप में थर्ड स्टेप में त्रिभुज सॉल्व करना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आप लोगों को लगाना है अल्पतम विचलन की दशा। लास्ट स्टेप में जाकर के, अच्छा अल्पतम विचलन की दशा क्यों लगाएंगे? ताकि i और r का मान निकल सके। उसके बाद लास्ट में जाकर के फिफ्थ स्टेज में हम लोग करेंगे स्नेल का नियम ही लगाते तुरंत डेरिवेशन हो जाए। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से आप लोग चतुर्भुज त्रिभुज सॉल्व करिएगा। तो इस तरीके से प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा ये क्या नाम है अल्पतम विचलन को स्थिति में हम लोग को रिलेशन मिल जाता है, संबंध मिल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है। ठीक है, डेरिवेशन करने के लिए। ठीक है, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे? बहिष्कोण का प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, बहिष्कोण का प्रमेय डेल्टा के लिए लगाना, ये चीज ध्यान में रहेगा तो कौन सा त्रिभुज पकड़ना है समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखो यहाँ पे देखोगे ना, तो सबसे पहले तुमको ये वाला त्रिभुज सॉल्व करना है। ये वाला त्रिभुज सॉल्व करने के बाद पूरा चतुर्भुज ले लेना है। पूरा चतुर्भुज लेने के बाद नीचे वाला त्रिभुज लेना है। ठीक है, उसके बाद चित्र का कोई लेन देन नहीं है। उसके बाद जो भी है सामान्य कैलकुलेशन है i और r का मान निकालने के लिए। ठीक है, इस तरीके से इसका डेरिवेशन हो जाता है। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई इतनी? चलो देखो, अब इसी में अगर बाई द वे इसी में थोड़ा सा और कंडीशन है आगे कि अगर प्रिज्म पतला हो जाए, बहुत ज्यादा पतला हो जाए प्रिज्म, यदि प्रिज्म पतला हो जाए, यदि प्रिज्म बहुत पतला हो। अच्छा, बहुत पतला प्रिज्म हम किसे कहेंगे? उठा बेटा तो उसको एक कैप लगा दे। अगर बहुत पतला प्रिज्म हो जाए तो बहुत पतला प्रिज्म किसे कहेंगे हम लोग? 5 डिग्री से कम अगर अपवर्तक कोण का मान है, अपवर्तक कोण माने a। ठीक है, अगर 5 डिग्री से कम अपवर्तक कोण है, यानी a का मान मेरे बच्चों a बराबर 5 डिग्री से कम या 5 डिग्री तक हो, तो उससे हम लोग मानेंगे कि ये प्रिज्म कैसा है? पतला है। कैसा है? पतला है। ठीक है, चलो अगर प्रिज्म पतला हो जाएगा तो इस परिस्थिति में जो भी कोण बनेंगे, चाहे आई बने चाहे आर बने या कोई एंगल बने, वो एंगल बहुत छोटा। और अगर मेरे बच्चे एंगल बहुत छोटा हुआ, एंगल बहुत, तो साइन डेल्टा ए प्लस साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 की जगह पे खाली आप साइन हटा करके डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 ले सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? यदि प्रिज्म बहुत पतला हो तो बाबू साइन आई का मान डायरेक्टली आई हो जाएगा तथा साइन आर का मान डायरेक्टली आर हो जाएगा भाई, क्योंकि सारे के सारे कोण बहुत छोटे छोटे बनेंगे। अब सारे कोण अगर बहुत छोटे बन रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में साइन आई का मान आई के बराबर, साइन आर का मान आर के बराबर। तो अतः n बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 के स्थान पे क्या लिखेंगे? बस साइन क्यों आएगा? डेल्टा एम प्लस ए बाई एंड टोटल के बटे वो कंटेंट लगाएंगे नहीं, 2 से 2 बराबर क्या बचेगा? डेल्टा एम प्लस ए बटे, कोई दिक्कत? दोनों में भाग कर दो अलग अलग, तो डेल्टा एम बटे ए माइनस वही तो बचेगा। अरे भाग किया जी। n बराबर क्या बचा? अब देखो 1 को इधर भेज दो, हाँ तो ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर डेल्टा एम बाई ए, या ए का इधर मल्टीप्लाई कर, अच्छा सॉरी प्लस
अब इधर इसको शिफ्ट किया बबुआ तो ये हो जाएगा डेल्टा एम बाई अच्छा यहाँ पे सॉरी एक का इधर कर दिया गुणा तो डेल्टा एम बराबर आ जाएगा n-1 इंटू ए। ये किसी पतले प्रिज्म के लिए, किसके लिए? पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण तथा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक में संबंध है। बात समझ में आ गई? ये किसके लिए बच्चों? पतले प्रिज्म के लिए। कोई दिक्कत? समझ में आया? पतले प्रिज्म की कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर जिसका नाम है वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण मतलब प्रिज्म का काम। चलिए समझेंगे बच्चे वर्ण विक्षेपण क्या है। वर्ण विक्षेपण इसी का एक नाम और है मेरे बच्चे, ठीक है। वर्ण विक्षेपण क्या है, परिक्षेपण क्या है, आइए समझ लेंगे। आसान सा टॉपिक है। देखिए बच्चों, अगर हम प्रिज्म के भीतर से सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरण गुजारे, अभी जो मैंने सब कुछ बताया था वो किसी एक रंग के गुजारने से होता है, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला जो पतले प्रिज्म के लिए हम लोगों ने निकाला अभी आया था, डेल्टा एम इज इक्वल टू n-1 इंटू ए। ये फॉर्मूले के प्रयोग से एक रंग के लिए या अलग अलग रंगों के लिए किसी रंग के लिए अगर आपको ये काम करना है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान में रहे कि एक अकेले रंग के लिए ही ये फॉर्मूला काम करेगा, एक साथ 2-4 रंगों के लिए ये फॉर्मूला काम नहीं करता है। या सूर्य के श्वेत प्रकाश के लिए भी ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। एक वर्णी, जैसे मैं लेजर का प्रयोग कर रहा था, इसमें रेड रंग है केवल, है ना, लाल रंग है केवल, तो केवल इसके लिए ये काम करेगा ये फॉर्मूला। कोई और रंग है अकेले है तो उसके लिए फॉर्मूला काम करेगा, सब के लिए फॉर्मूला काम नहीं करेगा। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत बच्चों? आ रही है समझ में? चिंटू अब देखो, ये हमारे पास एक प्रिज्म क्या है बच्चों? एक प्रिज्म। मारा बहुत मार। अब बच्चों ये देखो, प्रिज्म पर हम सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरण भेज रहे हैं। ये क्या है बच्चे? सूर्य की श्वेत प्रकाश, सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरण है। अगर हम सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म में भेजते हैं तो बहुत ध्यान समझना, बहुत लाजवाब ये चीज है बच्चे। तो यहां से 7 रंगों की अलग अलग किरणें निकलती हैं बच्चों। प्रिज्म के भीतर से 7 रंगों की अलग अलग किरणें निकलती हैं ऐसे। और अगर हम यहाँ सामने प्रिज्म के सामने कोई पर्दा रख दे तो पर्दे पे हमें 7 रंग कुछ इस क्रम में दिखाई देंगे। GYOR इस रंग में दिखाई देगा बच्चों। अगर हम सूर्य की श्वेत प्रकाश, श्वेत का मतलब देखो पीलेपन में थोड़ा सा सफेद, ठीक है, पीलेपन में थोड़ा सा सफेद, उसे हम लोग श्वेत कहते हैं, ठीक है। तो सूर्य की जो प्रकाश की किरण है वो थोड़ा सा पीले रंग में आती है, वो पूरी व्हाइट नहीं है, थोड़े से पीले रंग में आती है। आई बात समझ में? तो इसी वजह से मेरे बच्चों हम उसे श्वेत प्रकाश की किरण कहते हैं। और ये ऐसा होता क्यों है? ये 7 रंग उसमें विजिबल पाए जाते हैं, जो हम देख पाते हैं, उन्हीं का मिक्सचर प्रभाव है कि वो श्वेत रंग दिखाई देता है। यहाँ जो रंगों को मैंने लिखा ना, अगर आप इस रंगों को मिलाएंगे आपस में तो उससे जो रंग बनेगा वो थोड़ा सा पीले रंग में बनेगा, सफेद बनेगा लेकिन थोड़ा सा पीले रंग में बनेगा। और यही कारण है कि जो सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरण हम तक पहुंचती है वो थोड़ा श्वेत रंग की होती है। जो रंगों का क्रम है, ये वी का मतलब वायलेट मानी बैगनी, एंड आई का मतलब नीला, सर इंडिगो, आसमान, आसमान। ये बैगनी को कुछ लोग जामुनी बोलते हैं, दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। एंड बी का मतलब नीला, ब्लू, हाँ। जी का मतलब हरा, ठीक।
वाई का मतलब पीला, ओ का मतलब नारंगी, ठीक है, आर का मतलब, ठीक है। तो ये कुल इतने रंग पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब चलिए ध्यान से समझेंगे बाबू लोग, क्या ऐसा कारण है प्रिज्म में क्यों जब सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरण गिरती है तो वो 7 रंगों में क्यों टूटती है? देखिए ध्यान से समझेंगे, सूर्य में 7 रंग है, ऐसी सच्चाई नहीं है, कई सारे रंग हैं। बनावट चैप्टर पढ़ाया था ना, उसमें बताया था कई सारी किरणें उसमें पाई जाती है, और दृश्य स्पेक्ट्रम में केवल 7 पाए जाते हैं। इस वजह से ये हमको 7 रंग में दिखाई देते हैं, बाकी सब दृश्य स्पेक्ट्रम के बाहर अदृश्य स्पेक्ट्रम में पाए जाते हैं और वो किरणें हमको दिखाई नहीं देती। ये जो 7 रंग हमें दिखाई दे रहे हैं बच्चों, इन 7 रंगों की कहानी में हर एक रंग का तरंगदैर्ध्य अलग है। सातों के सातों रंग का तरंगदैर्ध्य मेरे बच्चे अलग है, और तरंगदैर्ध्य अलग है इसका मतलब सभी लोगों की आवृत्तियां भी अलग है। आई बात समझ में? अब ऐसे परिस्थिति में रेंज में, इसी वजह से आपको ये जब इसकी आवृत्ति मैंने बताया तो एक रेंज में बताया था कि यहां से यहां तक होता है, तरंगदैर्ध्य भी एक रेंज में बताया जाता है, यहां से यहां तक होता है। आई बात समझ में? ठीक, तो बच्चे अब ध्यान से समझेंगे, सातों रंगों का तरंगदैर्ध्य क्या है? अलग है, और सातों रंगों का अगर तरंगदैर्ध्य अलग है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हर एक रंग के लिए अलग होगा। मेरी बात को बहुत गौर से सुनो जो मैं कह रहा हूं। प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है, मान लिया वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष प्रिज्म के अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.5 है, सपोज दैट, ऐसे मान लेते हैं। लाल रंग के लिए ये नहीं रहेगा, उसका मान कुछ ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। बैंगनी रंग के लिए कुछ और रहेगा। तो ये जो यन बराबर देख रहे हो, हर एक रंग के लिए अलग अलग है, हर एक रंग के लिए यन का मान यही सबके लिए होगा। 7 रंग है तो 7 ठो मान एक लिए हो जाएगा प्रिज्माकृति। आई बात समझ में? अरे देख बच्चा, 7 मान माने 7 ठो विचलन कोण, बस 7 जगह ही 7 अलग अलग जगह पे क्या करेंगे? टूट से। इस वजह से प्रिज्म में जब हम सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो इनका हो जाता है विचलन, और विचलन होने के बाद ये 7 रंगों में टूट जाते हैं। कोई आपसे कारण पूछेगा तो आप कहिएगा प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो होता है वो अलग अलग रंगों की किरणों के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे इसका अपवर्तनांक 1.7 है, ये 7 रंग जो देख रहे हो, सातों के लिए वही मान होगा? नहीं होगा, अलग हो जाएगा। और जैसे सातों के लिए यन का मान अलग हुआ, तुरंत सातों किरणों के लिए विचलन कोण का मान अलग है। तो जब विचलन कोण अलग अलग हो जाएगा तो अलग अलग कोण पे टूटी है, तुरंत धार से अलग ही जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक, जैसे एक एग्जांपल समझो, ऐसे बाई द वे मान लो एक ऐसे चींटियों की लाइन जा रही थी। अब चींटियों का लाइन जब कहीं से बाई द वे मुड़ना हुआ तो वो सब अलग अलग एंगल पे मुड़ जाए, तो जाहिर सी बात है सबके रास्ते अलग हो जाएंगे ना भाई। ऐसे ही यहाँ पे तो इस तरीके से हमको यहाँ 7 रंग मिलते हैं। 7 रंगों की पट्टियों का जो क्रम होता है इसे हम लोग कहते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बच्चों? दृश्य स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। बात समझ में आ गई? ठीक, इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है इसके बाद हमने जो लिखा होगा वो शायद लिखा होगा विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है। तो वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है बच्चे? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों का अलग अलग होना, ठीक है, इस वजह से आता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बच्चों कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण, वर्ण बच्चे ये मेरा प्रिज्म है, ये मेरा क्या है? प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म में ये सूर्य के 7 रंगों वाली किरण भेजी, ये श्वेत प्रकाश है। क्या है मेरे बच्चे? श्वेत प्रकाश है। हम जानते हैं प्रिज्म से जब बाहर निकलता है तो 7 रंगों में निकलता है। कोई 2 रंग लेंगे उसमें से मेरे बच्चे, मैं 2 रंग ले लेता हूं, लाल रंग का और बैगनी रंग। ये ऐसे निकल रहा है, ठीक है मेरे बच्चे? पट रही है किसी पास? दे दो जल्दी, दे दो। बड़ा वाला है, लो देखो मेरे बच्चे, देखो ये है लाल रंग और ये है बैगनी रंग, प्रिज्म से निकला, बाकी बीच में और रंग है, ठीक है। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है मैं वही चीज समझा रहा हूं आपको। तो ये सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरण, 2 रंग कोई उठा लो, 2 कोई रंग उठा लो, है ना? 2 कोई रंग उठा लो, देखो इसको आप पीछे बढ़ाओ, इन किरणों को क्या करो? पीछे बढ़ाओ।
तो ये किरणें अगर पीछे बढ़ाई जाए तो ये दोनों जाकर के पीछे एक दूसरे को यहां मिला रही है कि नहीं मिला रही है? काट रहे हैं ना मेरे बच्चे। इनके बीच बनने वाले इस कोण को हम लोग कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। इन दो रंगों का वो कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। कोई दूसरा दो रंग ले लियो तो वो उनका कोणीय वर्ण विक्षेपण, यानी हर दो रंगों का ये कोणीय वर्ण विक्षेपण अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। बात मेरी समझ गए? ठीक है बच्चे। तो देखो अब डेफिनेशन कैसे देंगे इसका डेफिनेशन लिखेंगे, प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों की किरणों को, प्रिज्म से निर्गत दो रंगों की किरणों को पीछे बढ़ाने पर इनके बीच बनने वाला कोण कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। मैंने दो रंग लिया है, ठीक है। अब देखो बबुआ लोग बहुत ध्यान से समझो, अब यहां ध्यान से समझिए आप लोग। देखो ये हमारी किरण प्रिज्म ना होता तो ऐसे जाती ना, ठीक। अब देखो ये बैंगनी रंग यहाँ चली आई, मतलब इसमें विचलन कोण इतना हुआ है, ठीक है। लाल रंग यहाँ चली आई, मतलब इसमें विचलन कोण इतना हुआ है। अब इसका विचलन हम मान लेते हैं डेल्टा वी है, इसका विचलन मान लेते हैं डेल्टा आर। आर का मतलब रेड, वी का मतलब वायलेट माने नारंगी, तो सॉरी क्या बैंगनी। आई बात समझ में? एक बात बताओ बच्चे, यहाँ ध्यान से समझो। देखो इतने कोण में से अगर मैं इतना कोण बचा रहा हूं तो यही तो घटेगा, यही तो बचेगा। देखो ध्यान समझो, इतने कोण में से मैं इतना कोण घटा दिया तो यही तो बचा, और ये कितना कोण है? थीटा। इसका मतलब कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। कोई दिक्कत हुआ? समझ में आ गई बात? ठीक है। अरे बचवा ये तो अगर प्रिज्मा ना रखते तो रहिया में से जो प्रकाश की किरण जाता है वो इसी जाता ना, लेकिन रख दिए तो विचलन नहीं हो गया, अपने मार्ग से मुड़ गया ना। तो जो बैगनी रंग मुड़ा वो इतना मुड़ गया, कितना? डेल्टा वी। कितना कोण मुड़ गया? जो लाल रंग मुड़ा वो कितना मुड़ गया? कोई दिक्कत? अगर हम डेल्टा आर में से डेल्टा वी घटा दे, देखो सॉरी डेल्टा वी में से डेल्टा आर घटा दे, उतना घटा कम कर दे, तो यह इतना तो कोड़ा बचा बाबू, और वो इतना कोड़ा किससे लिखियो? थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस। कोई दिक्कत? चलो समझ में आ गई थी बात। अब एक बात बताओ, लाल रंग के लिए प्रिज्म का पदार्थ का पूर्णांक अलग होगा, बैगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक, मान लिया बैगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक Nb हो गया, और लाल रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक हमेशा मान लेते हैं ये बैगनी के लिए। किसके लिए? बैगनी के लिए। ये किसके लिए? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलो अब ध्यान से समझिए। अगर मुझे इस प्रिज्म के लिए मुझे इस विचलन कोणों का मान निकालना हो तो बच्चे अभी मैंने बताया था साइड में डेल्टा एम बराबर n माइनस 1 इंटू बताया था ना, पतले प्रिज्म के लिए। प्रिज्म पतला ही है हमारा। डेल्टा एम की जगह पे अगर मैं डेल्टा बी रखूं, यानी मैं किस रंग का विचलन कोण निकाल रहा हूं? बैगनी। यहां मैं लिख देता हूं बैगनी रंग का विचलन कोण डेल्टा वी बराबर n की जगह पे क्या रखेंगे? क्योंकि अपवर्तनांक अलग हो जाएगा -1, एंड इसका अपवर्तक कोण मान लेते हैं कैपिटल ए। तो क्या मेरे बच्चे बैगनी रंग का विचलन कोण डेल्टा बी बराबर Nb माइनस 1 इंटू ए नहीं हो जाएगा? लाल रंग के लिए देखो, लाल रंग के लिए देखो विचलन कोण डेल्टा आर, n की जगह पे प्रिज्म के पदार्थ के लिए बैगनी लाल रंग के लिए विचलन कोण Nr -1 इंटू, कोई दिक्कत? हो गया बबुआ कि बैगनी रंग का विचलन कोण मिल गया, लाल रंग का विचलन कोण मिल गया, दोनों डाटा उठा करके यहाँ रखो। अतः थीटा बराबर डेल्टा बी की जगह क्या ले सकते हैं? Nb माइनस 1 इंटू माइनस डेल्टा आर की जगह क्या ले सकते हैं? Nr माइनस 1 इंटू, सॉल्व करेंगे इसको, थीटा बराबर Nb ए माइनस और ए दोनों का गुणा कर रहे हैं, Nr इंटू ए माइनस माइनस प्लस, ये इससे थीटा बराबर इसमें ए कॉमन है तो Nb माइनस Nr इंटू ए। ये बच्चे अपवर्तनांक के पद में, किसके पद में? अपवर्तनांक के पद में बबुआ कोणीय वर्ण विक्षेपण हो गया। क्या हो गया? कोणीय वर्ण विक्षेपण। दिने टेढ़ात हुआ बेटा लोगन, दिने टेढ़ात मत हो लोग, ठीक है। तो ये थीटा बराबर Nb माइनस Nr इंटू हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? ठीक। तो ये है कोणीय वर्ण विक्षेपण। बात समझ में आ गई ना?
इस तरीके से इसको निकाला जाता है, कोई समस्या नहीं। अच्छा यही थोड़ा सा और बात करेंगे इसको लेकर के। अगला हेडिंग है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण ये हमारा अगला हेडिंग है। देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है। आप दो रंग लिए हैं ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो बाबू, प्रिज्म से निर्गत, प्रिज्म से निर्गत लाल तथा बैगनी रंग, लाल तथा बैगनी रंग का कोणीय वर्ण विक्षेपण, लाल तथा बैगनी रंग का कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना था? तथा इनके मध्यवर्ती, तथा इनके मध्यवर्ती किरण जो कि पीले रंग का होता है। तरंगदैर्घ्य के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, है बात समझ में? तरंगदैर्घ्य के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो बैगनी से लाल रंग के बीच में मध्यवर्ती किरण पीली रंग की पाई जाएगी, है बात समझ में? ठीक है, तो ध्यान से सुनो, वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहा जाता है? सबसे पहले ये जान लो, वर्ण विक्षेपण क्षमता को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब परिभाषा पे आ जाओ, ध्यान से देखो, प्रिज्म से निर्गत लाल तथा बैगनी रंग, प्रिज्म से निर्गत के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा तथा इनके मध्यवर्ती किरण पीले रंग की होती है, ठीक है। इनके मध्यवर्ती किरण पीले रंग का विचलन कोण, तो बाबू लाल रंग का विचलन कोण डेल्टा आर से लिखो, बैगनी रंग का विचलन कोण डेल्टा बी से लिखो, पीले रंग का विचलन कोण डेल्टा वाई होगा कि नहीं होगा? का अनुपात मेरे बच्चे, और डेल्टा वाई का अनुपात कहलाता है वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता। बात समझ में? फिर से देखो, प्रिज्म से निर्गत लाल तथा बैगनी रंग के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा तथा इनके मध्यवर्ती किरण पीले रंग की कोणीय विचलन कोण डेल्टा वाई का अनुपात कहलाता है वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता। कोई दिक्कत? ठीक है मेरे बच्चे, थीटा का मान अपवर्तनांक के पद में कितना लिए थे? NV माइनस NR इंटू ए, तथा लाला यही तनी पीले रंग के लिए निकाल दो, तो पीले रंग के लिए, पीले रंग के लिए विचलन कोण कितना आएगा? यहाँ बबुआ इसके लिए अपवर्तनांक NY नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो पीले रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा वाई बराबर NY माइनस 1 इंटू। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? इससे निकल रहे हैं इनके विचलन कोण, क्या निकल रहे हैं बच्चों? तो डेल्टा वाई की जगह पे क्या ले सकते हो? NY माइनस 1 इंटू ए से ए, ओमेगा इज इक्वल टू NV माइनस NR बटे NY माइनस। ये अपवर्तनांक के पद में है बच्चे वर्ण विक्षेपण क्षमता। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? ठीक है, बस यही तक था। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं अभी थोड़ी देर में अगला चैप्टर।